हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो सेकंड T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि सेम ग्राउंड है, सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन वाली कंडीशन थी। लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि लास्ट मैच का रिव्यू दे दो और इसके बाद अगले मैच में क्या कर सकते हैं वो बता दो, तो एक सही टीम तैयार कर सके। तो इसीलिए ये वीडियो तैयार करा है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच है। सेकंड T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है। टाइमिंग है लगभग 2:45 ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या क्या कुछ हुआ था लास्ट मैच के अंदर और क्या कुछ पॉसिबल है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर मेरे साथ में बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए अगली वीडियो के बारे में। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने का एक मात्र तरीका जो है वो यही कि डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको वहां लिंक मिल जाएगा, या कमेंट में चले जाओ वहां लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। यहीं पर आपको हमारी फाइनल टीम मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो मैदान है, जो ग्राउंड है, एक बार फिर से वही रहेगा। मेरारा ओवल डार्विन का ये जो ग्राउंड है, इस मैदान पर ना एक ही अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला गया जो कि पिछला वाला था, जिसमें नई गेंद के साथ में 4 विकेट चले गए थे और पुरानी गेंद के साथ में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ने स्कोर किया था, जिसमें टिम डेविड का स्कोर था लगभग 83 का, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग करने आए थे। और दूसरी तरफ रियान रिकल्टन ने 70 रनों का स्कोर किया। ये ओपन करने आए थे और पावर प्ले में यहां पर भी 3 विकेट थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं ना कि जो बैटिंग विकेट बनाने का नतीजा है कि स्थिति ऐसी हो रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो चुकी है। तो आप कहोगे कि यार बैटिंग विकेट बनाने से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्यों है? क्योंकि बैटिंग विकेट जब बन रहा है तो बल्लेबाज आंख बंद करके बल्ला चला रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके बल्ला चला रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास 8 या 9 बल्लेबाज हैं, 7 से 8 बल्लेबाज हैं लगभग। आजकल हर टीम में होते हैं ऑलराउंडर मिला के, तो 7 से 8 बल्लेबाज लेके चल रही है टीम्स। अगर एक भी बल्लेबाज खड़ा रह गया तो वो आपको 70-80 का स्कोर करके दे जाएगा। बैटिंग विकेट में यही सिचुएशन होती है, इसलिए सब बल्ला चलाते, एक तरफ से कोई भी बल्ला रोकने का काम नहीं करता। और या फिर एक दूसरी कंडीशन आती कि मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे आंख बंद करके बल्ला चलाओ, ये दिखाओ कि हम तेज ही खेलना चाहते हैं, कोई भी गेंद रोकना नहीं चाहता। पहले ओवर से चाहे लगातार 2 विकेट गिर जाए, चाहे 3 गिर जाए, चाहे 4 विकेट गिर जाए। तो कुल मिलाकर ये है, यहां सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड बनती है जब बैटिंग विकेट आपको देखने मिलता है। लेकिन जहां थोड़ी सी भी बॉलिंग विकेट है, जहां हल्की सी ग्रास आ जाए, या फिर आपको पिच पे क्रैक्स नजर आ जाए, या फिर थोड़ा सा ज्यादा स्विंग मूवमेंट आपको देखने वाली सिचुएशन मिल जाए, तो ऐसे में फिर बल्लेबाज देख देख कर खेलता है। उसको लगता है कि यार अब मुझे देख के खेलना पड़ेगा क्योंकि गेंद समझ नहीं आ रही है, पिच पर खड़ा रहना जरूरी है। तो यहाँ ना अभी की स्थिति यही है कि बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट पर आपको ये मान लेना कि कोई भी बल्लेबाज जिसके बैट पर गेंद आना शुरू हो जाएगी वो आराम से 60-70 का स्कोर करके देगा। तो मैक्सिमम बल्लेबाज आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और जो विकेट आपको मिलेंगे ज़्यादातर या तो स्टार्टिंग में मिल जाएंगे या डेथ ओवर में मिलेंगे, मतलब पावर प्ले और डेथ ओवर में आपको मैक्सिमम विकेट देखने मिल जाएंगे। अब पिछले मैच में क्या हुआ कि टिम डेविड ने 83 किया, कैमरून ग्रीन ने 35 का स्कोर किया, जॉश हेजलवुड को 3, बेन डवार्शिस को 3 और एडम जाम्पा को 2 विकेट मिले। तो दूसरी तरफ स्टार्टिंग के आपने देखा होगा मैचेस पावर ओवर में, मतलब पावर प्ले के अंदर रवाडा को 2 विकेट मिल गए थे, और मफाका को जितने भी विकेट मिले ना सब डेथ ओवर के विकेट हैं, जिसमें जाम्पा का विकेट है, जिसमें डवार्शिस का विकेट है। ये जो डेथ ओवर वाले विकेट है ना वो गए हैं मफाका के खाते में, ठीक है। स्टब्स ने 37 का स्कोर किया और रिकल्टन ने 71 का स्कोर किया था, और बाकी वही कॉमन प्लेयर्स हैं जो स्कोर करते हैं। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था जो कि 2023 का मैच है, इस मैच में ट्रेविस हेड का 91 और जॉश इंग्लिश का 42 था, और सीन एबट और मार्कस स्टोइनिस ने विकेट निकाले थे। तो इस तरफ आप देखेंगे फेरारिया और रिजा हेनरिक्स जो कि ओपन करते हैं अपनी टीम के लिए। मार्कराम ने 40 किया था, कोएजी को 2 और बी फॉर्च्यून को 2 विकेट मिले थे, ठीक है। अब आप आइए सीधा प्लेइंग 11 पे। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ट्रेविस, मार्श, इंग्लिश, ग्रीन, डेविड मिचेल ऑन, मैक्सवेल, यहां तक बल्लेबाजी है, नंबर 7 तक बल्लेबाजी रखकर बैठे हुए हैं। अब कुछ बदलाव हुए हैं। ये बदलाव हुआ है कि मैक्सवेल जो है यहां से उठकर अब यहां आ चुके हैं नंबर 7 पर।
कभी वो नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग किया करते थे, लेकिन अब उनका बैटिंग डाउन नंबर 7 पर कर दिया गया है। और बीच में एक सीरीज ऐसी भी आई थी जहां उन्होंने ओपन किया था, ठीक है। अभी की स्थिति में मैक्सवेल नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी, और आपको बल्लेबाजी देंगे, ठीक है। ये मान के चलना मेन गेंदबाजों में काउंटिंग चल रही है मैक्सवेल की, अभी 5 मेन गेंदबाजों में टीम से जुड़े हुए हैं और ये एक तरह से प्योर ऑलराउंडर बन चुके हैं। 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, फिर आपको बल्लेबाजी भी प्रोवाइड करेंगे। अब लास्ट जो मैच इस मैदान पर खेला गया था, वही जो रिकॉर्ड है इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी है। यहाँ पर ना जो पिछले मैच का परफॉर्मेंस था वही वेन्यू रिकॉर्ड है, क्योंकि एक ही मैच खेला गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेविस हेड की, जहां 76% लोगों ने इनको टीम में शामिल किया है। 5 बार ये 50 कर चुके हैं अपनी 22 इनिंग के अंदर, मतलब हर चौथी इनिंग में इनके बैट से एक 50 निकल कर आ जाता है। तो ऑलमोस्ट बढ़िया फॉर्म में है। या हम पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के सामने 4 मैच खेलकर 117 बनाया है, जिसमें 32 का एवरेज है। ज़्यादातर जब अच्छी बैटिंग आती है सेकंड बैटिंग में आती है। पहले बैटिंग करते हुए 26 का एवरेज है और 1.50 का स्कोर किया है। इनको ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी थोड़ी परेशान करती है। जॉर्जी लिंडे सामने वाली टीम के पास में है, इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके अलावा लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, जो कि सामने वाली टीम पे नहीं है। एक एस मुथुस्वामी भी सामने वाली टीम के पास में है, जो कि आपको दिख जाते हैं ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए। अब अगला नाम है मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श का सिलेक्शन परसेंटेज है 85 का। ये भी आपको ओपन करते हुए मिलेंगे। पिछले 1 साल में 24 पारियां खेली हैं, जिसमें लगभग 30 का एवरेज और 3.50 है। अगर आप ज़्यादा 50 की बात करोगे तो ट्रेविस हेड ज़्यादा कंसिस्टेंट है। 50 बनाने के मुकाबले में ये आते हैं, ये आपको छोटी छोटी पारियां खेल के देंगे, लेकिन वहां आपको 30 35 40 का स्कोर दिए जाते हैं। तो अगर हमें ये तय करना है कि मार्श और हेड में से किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो ट्रेविस हेड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब इनका पहले बैटिंग करते हुए 1.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 2.50 है। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छी बैटिंग की है। लुंगी एनगीडी इनको पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन आपको स्ट्राइक रेट देखने की ज़रूरत है। 171 का स्ट्राइक रेट है। लेग स्पिन गेंदबाजी अभी नहीं है सामने वाली टीम के पास में, तो कोई इनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश ने अपनी पिछले 1 साल की 24 पारियों में रन बनाए 35 के एवरेज के साथ में 658, जिसमें 2 बार 50 और 2 बार इन्होंने शतक लगाया। हर 5वीं इनिंग में इनके बैट से एक बड़ा स्कोर निकल कर आता है, 5 से 6वीं इनिंग में, ठीक है। ट्रेविस हेड और इंग्लिश के मुकाबले भी ट्रेविस हेड का पलड़ा भारी है। बस अंतर इतना है कि ये आपको ग्लव से भी स्कोर करके देते हैं, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 2 शतक, सेकंड बैटिंग करते हुए 2.50 है। अगर 2 कैच भी ये ले रहे हैं तो लगभग आपको 16 मतलब 20 के आसपास के पॉइंट आपको आराम से देंगे। और जो नॉर्मल में बैट से स्कोर कर रहे हैं वो अलग है। और साउथ अफ्रीका के सामने हालांकि इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और यही स्थिति हमने पिछले मैच में भी देखी थी कि 0 पर आउट हो गए थे, ठीक है। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन की अगर हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय में इनका 36 का एवरेज है और 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है 18 पारियों के अंदर। अब जबकि इसके बावजूद भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम रहता है। पिछले मैच में 35 का स्कोर किया, सेकंड बैटिंग करते हुए 5.50 है। अभी नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, इसीलिए मेरी तरफ से ये जो ऊपर के चारों प्लेयर है ना, ये चारों कंफर्म है। लेकिन अगर इन चारों प्लेयर में से किसी को छोड़ने की जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो किसको छोड़ने का रिस्क लिया जाए, तो सीधा सिंपल सा फंडा है। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हेड को छोड़ने का डिसीजन लिया जा सकता है। सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो मार्श को छोड़ने का डिसीजन लिया जा सकता है। अगर अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो तो इंग्लिश को छोड़ने का रिस्क लिया जा सकता है। ये वो रिस्क है जिनको लेना है। बाकी इनका रिकॉर्ड ठीक है और 12 इनिंग में 12 विकेट है, पर गेंदबाजी अभी ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देती है, जिसके सामने ये 3 बार आउट हुए। सामने वाली टीम के पास में है मफाका। अब आता है नंबर 5 टिम डेविड। टिम डेविड पिछले 2 मैचेस में कमाल कर चुके हैं। लास्ट मैच में 83, उसके पहले वाले मैच में शतक लगाया था इन्होंने, जो दूसरी सीरीज में था। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के सामने 3 में 148 और पिछले 1 साल में 28 इनिंग में 3 बड़े स्कोर बना चुके हैं।
अब पहले हम ये कहा करते थे कि टिम डेविड को लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इनका बैटिंग डाउन नीचे है, लेकिन अब इनका जो बैटिंग डाउन है ना वो आ चुका है नंबर 5 पे, और नंबर 5 से नंबर 4 भी हो सकता है अगर टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत करके दे दे। मतलब ये मान के आप चल सकते हैं कि अगर 12 ओवर के बाद में या 12 ओवर के बाद में जब भी विकेट जाएगा ना तो आपको टिम डेविड बैटिंग करते नजर आएंगे पहले बैटिंग में, ये पॉसिबल है। इसीलिए अगर आप पहले बैटिंग करते हुए विचार कर रहे हो तो टिम डेविड को रखा जा सकता है, क्योंकि ये मैंने क्या कहा क्लियर कि पहली इनिंग में 12 ओवर के बाद जब भी विकेट गिरेगा ना तो आपको टिम डेविड खेलते हुए नजर आ जाएंगे। लेग स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं, और इसके बाद नंबर 6 पर आपको मिलते हैं मिचेल ऑन का बैटिंग एवरेज 36 का है। प्लेयर ये बहुत अच्छे हैं, पर बात वही है कि इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे है। ये गेंदबाजी भी करते हैं और ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, 3 पारी में 2 विकेट इनके पास में मौजूद है। डिपेंड ये करेगा कि कौन कितने ओवर डालेगा, क्योंकि अभी की स्थिति में ये चल रहा है कि मैक्सवेल को ज्यादा ओवर दिए जा रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने 1 विकेट भी निकाल दिया था, ठीक है। पिछले 1 साल में इनका एवरेज है 32 का, जिसमें 3 बड़े स्कोर इन्होंने बनाए हैं और 8 विकेट इनके खाते में शामिल है। पर अगर गेंदबाजी की बात करूं तो गेंदबाजी में ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, मतलब कम से कम 1 विकेट गेंदबाजी में इनको मिल ही जाता है। और सेकंड बैटिंग करते हुए इनका 31 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज है। पर अभी आपको रखने की इनको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ गेंदबाज के तौर पे ही कोई प्लेयर टीम में शामिल करना है तो मेरे नज़रिए में आप ऐसा प्लेयर पिक कर सकते हो जिसके विकेट निकालने के चांसेस ज़्यादा हों। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक गेंदबाज टीम में रख रहे हो तो ये मैक्सवेल का ऐसा है कि अगर चल गए तो 2-3-4 विकेट है, नहीं तो नॉर्मल में मुश्किल 1 विकेट इनको मिलेगा। और अगर कोई रेगुलर बॉलर है तो पॉसिबल है कि वो आपको 2 विकेट नॉर्मल में भी निकाल कर दे सकता है। अब बेन डवार्शिस पर आते हैं। बेन डवार्शिस तो है ही कमाल के बॉलर। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो ये बहुत अच्छे बॉलर है। वैसे तो ये दोनों इनिंग में अच्छे हैं क्योंकि ये पावर प्ले में विकेट निकालते हैं, इसलिए बेन डवार्शिस को छोड़ना तो मेरे हिसाब से उतना अच्छा ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद आते हैं एडम जाम्पा पे। बिल्कुल सेम सिचुएशन है जाम्पा की। जाम्पा एक ऐसा बॉलर है जो आपको हर एक परिस्थिति में विकेट निकाल कर देता है। 29 इनिंग में 45 विकेट है। पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने 23 विकेट्स निकाले हैं और सेकंड बॉलिंग करते हुए 22 विकेट है। इसके बाद जॉश हेजलवुड, मैंने लास्ट मैच में कहा था कि हेजलवुड T20 के उतने अच्छे बॉलर नहीं है जितने अच्छे वो टेस्ट के बॉलर है। मैं फिर से कहूंगा कि वो टेस्ट मैच के ज़्यादा अच्छे बॉलर है कंपेयर टू T20। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब बॉलर है, मैं ये कह रहा हूँ कि T20 के मुकाबले वो टेस्ट के ज़्यादा अच्छे बॉलर है, ठीक है। अभी की स्थिति में क्या हुआ भाई, पिछले मैच में 28 इनिंग में 35 विकेट आए। दोनों इनिंग में इनके ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। पहली में 14 में 17, सेकंड में 14 में 18 है। और अगर आपको विकेट गिरते हुए नजर आएंगे ना, मतलब कम होते हुए नजर आएंगे, तो हेजलवुड के ही कम हो सकते हैं। डवार्शिस ऑलमोस्ट 1 से 2 तो निकाल देते हैं क्योंकि वो स्विंग पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद है नेथन एलिस। ये डेथ ओवर के बॉलर है। अगर कभी रखने की इच्छा बनती है तो डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए सिर्फ पहली इनिंग की बॉलिंग में रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ने मार्करम, रिकल्टन, फिर इसके बाद प्रेटोरियस, ब्रेविस, स्टब्स, लिंडे के बाद आपको कॉर्बिन बॉश, एस मुत्तुस्वामी, रबाडा, एनगीडी और मफाका ये मिलेंगे। पॉसिबल है कि इस टीम में कुछ बदलाव हो। इस मैच में बदलाव की संभावनाएं ज़्यादा है। और यहाँ ना अगर आप देखोगे, लिंडे ने लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 2 ओवर डाले थे, कॉर्बिन बॉश ने 3 ओवर की गेंदबाजी की थी। बाकी ये जो बॉलर से इन्होंने ज़्यादातर गेंदबाजी इन्हीं गेंदबाजों की तरफ से देखने मिली है। अब इस मैदान का रिकॉर्ड वही है जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस था, तो आप लास्ट मैच का स्कोर कार्ड देख लेना, इस पर दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रिकल्टन के बारे में। रिकल्टन जो कि अपनी पिछली 14 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 24 के एवरेज के साथ में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। लगभग 57 से 60% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है। पहले बैटिंग करते हुए 50 नहीं है, लेकिन जब सेकंड बैटिंग करने आए हैं तो 2 बार 50 बना चुके हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 5 बार आउट हुए हैं। तो बेन डवार्शिस हैं जो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और पिछले मैच में भी इनको डवार्शिस ने ही आउट किया। फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार आउट हुए हैं। अगर मुझे मार्कराम और रिकल्टन में से किसी एक को रखना पड़े तो मैं फिर भी कोशिश यही करूंगा कि मैं मार्कराम की तरफ ही जाऊं, क्योंकि मार्कराम जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। गेंदबाजी करे तो वहां फायदा दे सकते हैं। अभी के लिए इनका पिछला 1 साल अच्छा नहीं गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे, लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो अभी आपने देखा होगा आईपीएल में ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल थे ओपन करते हुए। तो मैं अभी एडन मार्कराम को ही लेकर चल रहा हूं, और रिकल्टन को मैंने छोड़ा है लास्ट मैच के 70 रन के बावजूद भी। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये मेरा पर्सनल व्यू है।
ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं। जाम्पा जो कि लेग स्पिन रोल है, जैसे ही लेग स्पिनर आते हैं ये फंस जाते हैं, ध्यान रखना। और बेन डुआर्सिस है लेफ्ट आर्म मीडियम। इसके बाद है प्रेटोरियस। ड्रे प्रेटोरियस ने उतना कुछ खास किया नहीं है, तो अभी के लिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। बाकी ये प्लेयर अच्छा है, अच्छा प्लेयर है, लड़का समय के साथ और अच्छा कर सकता है अगर क्रिकेट में ही लगा रहे तो। इसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस है, 8 इनिंग में 140 रन। ये तो वैसे भी अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, तो इस पर तो मैं दिमाग लगाने के लिए आपको कहूँगा भी नहीं। ऐसा कोई भी प्लेयर जो अनएक्सपेक्टेड हो वहाँ पर दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड में देखोगे तो पहली इनिंग में ठीक, सेकेंड इनिंग में ठीक है। अब कमजोरियां देख लो जिससे आपको ये पता चल जाए कि गेंदबाज कौन सा रखना है। राइट आर्म मीडियम के सामने ये 5 बार आउट हुए हैं। जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस और मिचेल वॉन, ये 3 ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं। इसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस, इसके बाद है ट्रस्टिन स्टब्स, कमाल का प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है। मैंने उस दिन भी बोला था, वर्तमान में मतलब इस समय में अगर मैं बात करूं तो मिडिल ऑर्डर में सबसे भरोसेमंद प्लेयर अगर कोई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो स्टब्स है। आप इनको 90% मैचेस में परफॉर्मेंस करते देखेंगे। लास्ट मैच में भी सेकंड बैटिंग करते हुए भी मैंने स्टब्स को टीम में रखा था, आपने देखा होगा। बंदे ने 37 रन बनाए थे, और आप देखिए नंबर 5 का प्लेयर है, सेकंड बैटिंग करते हुए मैं उसको टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गलती से बैटिंग आएगी ना तो ये आपको स्कोर करके देगा। वही हुआ, 29 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, दोनों इनिंग में एक एक 50 है। ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 में 89 का स्कोर है। मैक्सवेल इनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी के सामने ये 2 बार आउट हो चुके हैं अपनी पिछली 14 गेंदों में। फिर आते हैं जॉर्जी लिंडे। जॉर्जी लिंडे के पास में 22 इनिंग में 24 विकेट थे, और इनके पास में है बैटिंग में 17 का एवरेज। लेफ्ट आर्म मीडियम, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत दे रहा है। सामने वाली टीम के पास में है एलिस, ऑन, हेजलवुड और डुआर्सिस, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते भी है। इसके बाद कॉर्बिन बॉश है। कॉर्बिन बॉश अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये आपको डेथ ओवर में ही विकेट निकाल कर दे सकता है ज़्यादातर, ठीक है। अब डिपेंड ये करेगा कि गेंदबाजी कहाँ कराई जा रही है। अब पिछले मैच में तो ठुकाई हो गई थी, 3 में 44 रन खा लिए, विकेट मिला नहीं। अब इस मैच में मैं लिंडे के साथ में जा रहा हूं, क्योंकि एक तो बैटिंग थोड़ी सी ऊपर है, दूसरी चीज़ है कि चाहे वो 2 ओवर भी डालेंगे तो चांसेस उनके विकेट लेने के ज़्यादा है, क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है। और हमने ये देखा है कि सामने वाली टीम के बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत हुई है। ऐसे में जॉर्जी लिंडे मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसके बाद एस मुत्तुस्वामी। एस मुत्तुस्वामी को तो खैर मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, 4 इनिंग में 5 विकेट इनके पास मौजूद है। फिर आते हैं कगिसो रबाडा। 26 इनिंग में 24 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं पिछले 1 से 1.5 साल में। ऑस्ट्रेलिया के सामने 11 में 11 विकेट है। साउथ अफ्रीका की टीम में अगर कोई ऐसा बॉलर जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ये विकेट निकालेगा, तो वो रबाडा है। रबाडा के अलावा कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो आपके लिए एक भरोसेमंद गेंदबाज के तौर पर रहे। लुंगी एनगीडी अगर अच्छा करते हैं तो वो पहली इनिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो पहली इनिंग की गेंदबाजी में 18 में 27 विकेट इनके पास है। पर सामने वाली टीम काफ़ी बेहतर है, इसीलिए मैं उतना डिपेंड नहीं कर रहा हूँ एनगीडी पे। फिर आते हैं मफाका। मफाका की अगर बात करें, भाई पिछले मैच में 4 विकेट आ गए, तो काफ़ी सारे लोग ट्राई करने का विचार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मफाका को जो विकेट मिले थे, सारे जितने भी विकेट मिले थे वो सारे के सारे गेंदबाजों के विकेट है। मतलब एक विकेट को छोड़कर लगभग 3 विकेट जो थे वो गेंदबाजों के विकेट है। तो ऐसा बार बार नहीं होगा कि सारी गेंदबाजी इनको गेंदबाजों को करने को मिल जाए, इसीलिए मैं टीम में नहीं रख रहा हूं मफाका को। अगर आप लोग लास्ट मैच के 4 विकेट के भरोसे रख रहे हो तो आप रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो इंग्लिश, मार्कराम और मार्श, ये वो ऑप्शन है जिनको आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। ऐसा ही एक जीएल में ट्रेविस हेड, रिकल्टन और बेन डुआर्सिस का नाम है, जिनको आप ग्रैंड लीग में अपने कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पे रख सकते हैं। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, और जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं वो आपको बता देता हूं। दोस्तों सारी चीजें अगर आपको समझ में आएंगी, आप यहां तक तो आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। 2000 लाइक का बहुत छोटा सा टारगेट आप लोगों के लिए रखा है, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, ठीक है भाई। सबसे पहले जॉश इंग्लिश, मार्श, हेड और ग्रीन, ये 3 प्लेयर हैं जो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमने रख ली 4, सॉरी। अब मैंने नहीं रखा है ग्लेन मैक्सवेल को, अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। एडम मार्कराम, स्टब्स मेरी टीम में है, रिकल्टन मैंने ड्रॉप किया अभी, जॉर्जी लिंडे, जॉश हेजलवुड, एडम जाम्पा, डुआर्सिस और रबाडा, ये मेरी टीम है।
अब अगर इस टीम के अंदर आपको कोई बदलाव करने हैं तो 4 नाम मेरे पास हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। 11 ये है, 4 15 प्लेयर मैंने आपको दे दिए। अब 15 में से तो आप जीएल की अपनी टीम बेहतर कर ही सकते हैं। रियान रिकल्टन एक नाम है, एक है कॉर्बिन बॉश का, मैक्सवेल और टिम डेविड, ये वो 4 नाम है जिनकी तरफ अगर आप जाते हो तो एक रेयर एक स्मॉल लिख के आप कॉम्बिनेशन में बदलाव कर सकते हो। अगर मैं जीएल की बात करूं तो जीएल में आपको एक आध और रिस्क और उठाना पड़ सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि वो रिस्क की ज़्यादा आपको आवश्यकता लगेगी। एक आधे एक रिस्क आपको टॉप ऑर्डर से प्लेयर छोड़ के मिचेल ऑन वगैरह को ट्राई करना पड़ेगा, वो आप ग्रैंड लीग में कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा टेलीग्राम पे। तो ध्यान रखिए भैया, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।